हेलो फ्रेंड्स। आज हम शुरू करते हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग एमसीक्यू पार्ट नंबर 2 को। पिछली वीडियो में हमने मैनेजमेंट अकाउंटिंग पार्ट 1 कवर किया था। उसमें हमने 20-25 क्वेश्चन हम डिस्कशन किए थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले उस वीडियो को देख लीजिएगा और फिर आप आज इस अब जो वीडियो बना रहा हूँ मैं उस वीडियो को देख लीजिएगा। फिर इस पार्ट 2 को देख लीजिए। तो शुरू करते हैं आज के क्वेश्चंस, उस पर डिस्कशन किया जाए। तो पहला एमसीक्यू यहाँ पर आपके लिए दिया गया है। डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स असेट इज नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। आपकी जो फिक्स असेट होती है उस पर जो डेप्रिसिएशन आप चार्ज करते हैं वो आपका नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होता है। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का मतलब होता है कि जो एक्सपेंसेस कभी कभार हो जाता है, एखाद्या वेळेस होणारा खर्च। तो आपकी जो मशीनरी या फिर फर्नीचर कोई भी जो फिक्स एसेट होती है, क्या उस पर आप डेप्रिसिएशन ऑपरेटिंग बेसिस पे लगाते हो? मतलब क्या हर महीने डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं क्या? नहीं, साल में एक बार डेप्रिसिएशन लगता है या फिर 2 बार लगता होगा, है ना। तो इस तरीके से वो हमारा नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन इज एन अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स। आपने प्रोविजन बना के रखी है कि हमें इस साल इतना टैक्स पेड करना पड़ेगा, तो वो जो अमाउंट है आपकी, कि आपने एक अंदाज़ा लगाया है कि शायद हमें हमें इस साल में इतना टैक्स पेड करना पड़ेगा, तो आपका एक अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है। वो आपकी प्रॉफिट का वो हिस्सा है। जैसे कि मान लो कि आपका नेट प्रॉफिट आया है 10 लाख का, तो उसमें से मान लो 50,000 आपको टैक्स पेड करना है। पेड करने के लिए आपने मतलब उसकी प्रोविजन बना के रखी है, तो वो हो गया आपका अप्रोप्रिएशन प्रॉफिट। इट्स also called as, it's also known as profit for income tax, you can say it। तीसरा क्वेश्चन है कि प्रॉफिट ऑन अ सेल ऑफ फिक्स एसेट इज अ नॉन ट्रेडिंग गेन। देखो अब यहाँ पर क्या है, जरा ध्यान से सुनना। क्या अगर है कि आपने कोई सेल एसेट थी आपके पास, वो आपने बेच दी, तो आपको क्या हुआ? आपको मतलब पैसा मिला, तो उस पैसे को आपको होगी नॉन ट्रेडिंग इनकम। आपने मशीनरी क्या किया था, 1 लाख में खरीदी थी, आपने 1,50,000 में बेच दी, तो 50,000 आपका नॉन ट्रेडिंग गेन हुआ। क्यों भाई? आप इसे प्रॉफिट क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि असेट को खरीद परचेस करना और उसे बेचना ये आपका बिजनेस नहीं है। तो ये असेट आपने इसे ही बेच दी, मतलब तो आपका गेन हो गया। इन फंड फ्लो स्टेटमेंट, फंड फ्रॉम ऑपरेशन इट्स एन सोर्सेस ऑफ फंड। फंड फ्लो स्टेटमेंट जो जो हमारा फंड फ्रॉम ऑपरेशन होता है वो हमारा सोर्स ऑफ फंड होता है। इन फंड फ्लो स्टेटमेंट इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल इट्स एप्लीकेशन ऑफ फंड, एंड व्हेन इन द फंड फ्लो स्टेटमेंट डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल इट्स सोर्सेस ऑफ फंड। ये दोनों ही क्वेश्चन रिपीट हो गए यहाँ पर। While preparing a working capital requirements, tax paid in advance is considered as a current asset। अगर आपने टैक्स एडवांस में पेड कर दिया है तो आपकी क्या मानी जाती है? करंट असेट मानी जाती है। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन इज ट्रीटेड एज अ करंट लायबिलिटी एज अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। सो बोथ ए एंड बी, आइदर ए और बी, सॉरी आइदर, इन दोनों में से कोई एक लगेगा। अब करंट लायबिलिटी की वही, तो अगर आपने प्रोविजन फॉर टैक्स मतलब बना के रखी, तो इसका मतलब ये हो रहा है कि आपने क्या किया कि अमाउंट, मतलब अमाउंट का एक पार्ट आपने बचा के रखा है कि शायद हमें इतना टैक्स पेड करना पड़ सकता है, तो टैक्स पेड करना है हमारी लायबिलिटी। और एज एन अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट की बात मैं करूँ तो प्रॉफिट का हिस्सा मैंने अभी तो कहा है ना कि 10 लाख का प्रॉफिट में से अगर 50,000 आप प्रॉफिट दे रहे हो, तो इज एज अवर लायबिलिटी एंड एज वेल एज अवर द अप्रोप्रिएशन ऑफ द प्रॉफिट। या सो आइदर ए और बी, इस तरीके से। अब क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपको दिख रहा है क्या? अब हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रीटेड, सॉरी इज इट ट्रू? हाँ, तो वो कह रहा है कि इसमें से कौन सा सेंटेंस सही है। अब सेंटेंस को पढ़ लीजिएगा। If the amount of goodwill increased during the current year, the difference is treated as a purchase of goodwill. And if the amount of goodwill decreases during the current year, it will be treated as a written off. जब गुडविल की अमाउंट एक किसी ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड में, ईयर में अगर बढ़ती है, तो उसे हम परचेस ऑफ गुडविल कहेंगे। और अगर वो अमाउंट कम होती है तो उसे रिटर्न ऑफ कहेंगे, मतलब गुडविल का रिटर्न ऑफ होगा। तो हमारा आंसर होगा सी, बोथ ए एंड बी। उसके बाद है विच स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड इन द प्रोसेस ऑफ फंड फ्लो एनालिसिस। तो शेड्यूल ऑफ ट्रांजिशन वर्किंग कैपिटल में बनना पड़ता है। फंड फ्लो स्टेटमेंट इज प्रिपेयर ऑन द बेसिस ऑफ डाटा ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट स्टेटमेंट एंड द टू कॉन्जिक्यूटिव बैलेंस शीट। फंड फ्लो स्टेटमेंट को हम किस तरीके से बनाते हैं? हमें तो कॉन्जिक्यूटिव बैलेंस शीट दी होती है प्रीवियस ईयर की और इस करंट ईयर की।
हमें फिर एडजस्टमेंट दी गई होती है इस तरीके से हमें, और अलग इन्फॉर्मेशन दी गई होती है, तो इस इन्फॉर्मेशन के आधार पर हम इस फंड फ्लो स्टेटमेंट को बनाते हैं। तो हमारा ये जो वाक्य है बिल्कुल सही, सेंटेंस ट्रू है। A reserve for bad and doubtful debts is mentioned in the question of the fund flow statement. It can be shown as, क्या shown किया जाएगा उसे, so it is the schedule by deducting from the total of debtors under the current asset। तो इसको आप क्या कर सकते हो, डिडक्ट कर सकते हो टोटल ऑफ डेटर्स अंडर करंट एसेट इस हेड के तहत। और उसके बाद क्या है कि बी इन द शेड्यूल ऑफ सेपरेटिंग अंडर द हेडिंग ऑफ द कैपिटल लायबिलिटीज, उसे आप क्या कर सकते हो, अलग हेडिंग में दिखा सकते हो कैपिटल लायबिलिटीज के तहत। तो बोथ ए एंड बी, ये आपका आंसर होगा सी। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। तो ये रहा आपके लिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13। एक मिनट, आपको दिख नहीं रहा होगा शायद, अब दिख रहा है क्या क्वेश्चन नंबर 13? ओके डन, देख लीजिएगा यहाँ पर फंड फ्लो स्टेटमेंट इज ऑल्सो नोन एज। फंड फ्लो स्टेटमेंट को क्या कहते हैं? स्टेटमेंट ऑफ फंड फ्लो, स्टेटमेंट ऑफ सोर्सेज एंड एप्लीकेशन ऑफ फंड्स, स्टेटमेंट ऑफ सोर्सेज एंड यूजेस ऑफ फंड्स। तो हमारा आंसर होगा डी, ऑल ऑफ द अबव। ये तीनों ही नाम हम फंड फ्लो स्टेटमेंट के लिए यूज कर सकते हैं। Given net profit for the year rupees 2,50,000 transferred to the general reserve rupees 40,000 and the old machinery bought of rupees 50,000 so was sold for rupees 20,000, the calculate fund from operation is 2,80,000। आपका नेट प्रॉफिट 2,50,000 था, आपको 30,000 प्लस करना पड़ेगा लॉस, एज अ लॉस के लिए। तो देखो यहाँ पे 30,000 कैसे आया, आपने एक पुरानी मशीनरी खरीदी थी कितने में, 50,000 में, और उसे बेच दिया 20,000 में, तो 30,000 आपका एज अ लॉस हुआ। तो इस तरीके से 2,80,000 आपका आएगा फंड फ्रॉम ऑपरेशन। फंड फ्लो स्टेटमेंट इज बेस्ड ऑन द गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। हमारी जो फंड फ्लो स्टेटमेंट होती है वो गोइंग कंसर्न कंसेप्ट के आधार पर होती है। उसके बाद का क्वेश्चन है इन द बिगिनिंग स्टॉक इज एप्लीकेशन ऑफ फंड। बिगिनिंग स्टॉक जो होता है हमारा वो एप्लीकेशन ऑफ फंड होगा। तो अब इसके उल्टा अगर मैं कहूँ क्लोजिंग स्टॉक के बारे में, तो हमारा सोर्सेज ऑफ फंड में आ सकता है ना, इस तरीके से। सो वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी, ये आपके वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला को आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 18 दिख रहा है क्या? द टर्म फ्लो ऑफ फंड्स रेफर्स टू डैश। फ्लो ऑफ फंड को आप इस तरीके से रेफर कर सकते हो, क्या रेफर कर सकते हो भाई? चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल, चेंजेस इन फंड्स, सो बोथ ए एंड बी आएगा। द रिक्वायरमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल इज डिपेंड ऑन द क्रेडिट पॉलिसी ऑफ सप्लायर्स एंड कंपनी। वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट किस पर आधारित होती है? सप्लायर्स एंड कंपनी पर। रिपेमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म लोन्स इज एप्लीकेशन ऑफ फंड्स। सो इस तरीके से हमने आज इस 20 क्वेश्चन डिस्कशन किए हैं। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो आप इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करो एंड कमेंट करो। इसके बाद के जो भी आपके क्वेश्चंस रहेंगे वो हम कल की वीडियो में इसका डिस्कशन कर दिया जाएगा।